नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। देश 18वें संसद के गठन के लिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार है। पहले फेज का चुनाव अप्रैल में प्रस्तावित है। 7 फेज का पूरा चुनाव है जो देश के लोकसभा के 543 सीटों के लिए हो रहा है। आज हम आपके सामने बैठे हैं 3 विषय पर बात करने के लिए। पहला, संसद होता क्या है। हम लोग जो संसदीय जनतंत्र बोलते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। क्या इस संसदीय गणतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को सीधे चुना जाता है। पब्लिक में परसेप्शन इस संबंध में क्या है। दूसरी बात कि लोकसभा के लिए जो चुने जाते हैं सदस्य, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बोलते हैं, उसके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। और तीसरा कि जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं इन चुनावों में, आम जनता को, वोटर को किन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने जनप्रतिनिधि यानी अपने एमपीज़ को चुनना चाहिए। आइए हम लोग इसी पर बात करते हैं। हम सबको पता है कि हम लोग 1950 में रिपब्लिक हुए। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान आया 26 जनवरी 1950 को। और 51-52 में पहले चुनाव हुए। हमारा जो जनतंत्र है, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान कई एक देशों के संविधान के प्रावधान को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस के बाद पारित हुआ है। इस संविधान में यूएस, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड सहित कई अन्य देश के कुछ प्रावधानों को शामिल करके बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है। कहता है कि यह रिपब्लिकन इन कैरेक्टर है और फेडरल इन स्ट्रक्चर है। मतलब देश का जो पूरा शासन है वह 2 स्तर पर, एक यूनियन में गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा होता है स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ तक संविधान में प्रधानमंत्री के चुनने का सवाल है, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में सिर्फ इतना लिखा है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और यूनियन गवर्नमेंट के अन्य मिनिस्टर्स को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के एडवाइस पर चुनेंगे। यानी प्रधानमंत्री के नियुक्त करने के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रोसीजर लेट डाउन नहीं है। वैसे धीरे धीरे यह संविधान में और जनतंत्र में यह बात आप यूँ समझें कि जनतंत्र परिपाटी से भी चलता है। तो धीरे धीरे परिपाटी यह हो गई और कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है। उन लोगों को लगता है कि शायद ये संविधान में ऐसी बात लिखी है। संविधान में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि सबसे बड़े दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये परिपाटी है कि द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विल बी इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी प्रेसिडेंट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के चुने हुए नेता को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। संविधान में इसकी कोई प्रावधान अभी लिखित नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहा है। शुरुआती दौर में ये बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा, क्योंकि अमूमन एक ही पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी, कई बार सिंपल मेजॉरिटी, कई बार 2/3 मेजॉरिटी भी मिलता रहा। इसलिए राष्ट्रपति महोदय को कभी ऐसी संवैधानिक या वैधानिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके बाद गठबंधनों का दौर आया, जब नेशनल पार्टी खास करके 74 या इमरजेंसी लगने के बाद भी जनता पार्टी वगैरह की सरकार आई। उसके बाद से
कुछ एक अपवाद को छोड़कर मोटे तौर पर जो नेशनल पार्टीज रहती हैं उनको क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलने की एक ट्रेंड शुरू हो गई भारतीय राजनीति में। वैसी स्थिति में गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाने लगा। कई बार ये बात उठी कि साहब ये तो संविधान में है नहीं, तो संविधान में यह भी नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। बहरहाल यह चलती रही। फिर एक बार कहीं बात उठी और लोगों ने, कई एक संविधान के जानकार और कानून के जानकार की यह राय थी कि संविधान में इस बात का संशोधन कर दिया जाए कि अलायंस का मतलब क्या होगा। प्री पोल अलायंस, यानी अगर इलेक्शन होने के पूर्व ही एक से अधिक या दो से अधिक पार्टियां गठबंधन बनाती है तो उसको हम लोग प्री पोल अलायंस बोलेंगे। और वो प्री पोल अलायंस अगर मेजॉरिटी में आता है तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकेगा। यह बात हुई और आई और गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। धीरे धीरे यह दौर और आगे बढ़ा और मैं एक ट्रेंड की तरफ आपका इशारा करना चाहता हूं। अमूमन ये बात रहती थी कि साहब जब कोई पार्टी पावर में आ जाएगी तो जो चुने हुए एमपीज हैं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली ही सही, अपने नेता को चुनेंगे और वो नेता जो है वही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन बाद में, मतलब इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ, एकाध कार्यकाल में राजीव गांधी के समय में भी हुआ, और ये पार्टियां कैंपेन में जाकर यह बताने लगे कि हमारा प्रधानमंत्री यह चुना जाएगा, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री का फेस डिक्लेयर करना, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। अब तो बात भी होने लगी कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित कीजिए, आपके पार्टी का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। ये आप बात को समझ लीजिए। 14 का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन हुआ देश की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। आप सबको स्मरण होगा कि श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनको जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया तो उसके बाद से यह बात सामने आने लगी कि शायद प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा। बहरहाल 2014 का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो गठबंधन है वो जीते और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर 19 का चुनाव हुआ। 19 के चुनाव में तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया और ये वर्चुअली होने लगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मतलब एनडीए गठबंधन के विरुद्ध जो गठबंधन लड़ रहा है उसके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे और इधर नरेंद्र मोदी होंगे। और 2019 का चुनाव यदि आप याद कीजिएगा तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा गया। और इसमें जो रीजनल इश्यूज थे, देश के कई महत्वपूर्ण इश्यूज थे, वो गौण हो गए। बहरहाल 2019 का भी चुनाव हुआ, बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी। ये बात अलग है, कुछ पार्टी ने छोड़ा, कुछ पार्टी फिर बाद में शामिल हुए, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी हम 18वें लोकसभा के गठन के लिए चुनाव में जा रहे हैं और 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 4 जून को सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपसे बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एमपी के चुनाव में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही सबसे महत्वपूर्ण इशू हो जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान की उस मूल भावना का ही एबरेशन हो जाता है, उसमें ही कहीं ना कहीं विसंगति हो जाती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसके कारण दूसरा विसंगति, दूसरा एबरेशन क्या हुआ। हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कैसे चलता है। हम एमपी चुनते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं। मैंने बताया संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री के एडवाइस में कैबिनेट के और सारे मिनिस्टर्स बनते हैं और देश का शासन चलना शुरू हो जाता है।
संसद में विधायी कार्य होते हैं, संविधान के संशोधन सहित बजट आदि के कार्य होते हैं और उसमें एमपीज भाग लेते हैं। इस नाते एमपी यानी मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा का खासकर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है भारतीय राजनीति का, भारतीय लोकतंत्र का। तो एक एमपी को चुनने के समय आम मतदाता के मन में कौन से इमेज रहने चाहिए, उनको कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन से वो मुद्दे होने चाहिए, कौन सा पैरामीटर्स होना चाहिए जिसको ध्यान में रख करके मतदाताओं को एमपी चुनना चाहिए। और दूसरा कि एमपी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि एमपी जिसको हम लोग चुनते हैं उसके मूल रूप में उसको बुनियादी तौर पर क्या अधिकार, उसके क्या कर्तव्य हैं। मेरी समझ से मुख्य रूप से उसके 3 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहला है उसका लेजिस्लेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप सबको पता है कि संसद में वित्तीय कार्य, विधायी कार्य सहित और लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं। अपेक्षा ये की जाती है कि एमपीज उनमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जब बजट हो तो बजट में उसका पार्टिसिपेशन हो, कोई बिल आए, विधेयक आए तो उस पर उसका पार्टिसिपेशन, उसके व्यूज़ आएँ, उसको पढ़े, उस पर चर्चा करे, सुझाव दे। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, उस पर उसका सुझाव हो, उस पर चर्चा हो। तो ये उसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं। इसी में एक और महत्वपूर्ण चीज़ आता है कि एमपीज अपने क्षेत्र की समस्याओं को, खासकर वैसे राष्ट्रीय मुद्दे भी उठा सकता है, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन एमपीज के जो दूसरे कार्य हैं वो यह हैं कि वो संसद में अपने मसले को, इश्यूज़ को, पब्लिक के इश्यूज़ को, नेशनल इम्पोर्टेंट, रीजनल इम्पोर्टेंस आदि के इश्यूज़ को अल्पसूचित प्रश्न, 0 आवर में, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से उन इश्यूज़ को उठा सकता है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर इशू गवर्नमेंट के ध्यान में जाता है। ये उसके दूसरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अतिरिक्त तो उसके पास कई प्रशासनिक अधिकार भी मिले हैं। जैसे पहला, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार। जैसे पहला कि हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपया साल में मिलता है, जिसको हम लोग एमपी लैड बोलते हैं, एमपी की योजना बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं। तो वो 5 करोड़ रुपया, यानी अगर 5 साल एमपी रहा तो 25 करोड़ रुपया उसका डिस्क्रिशनरी फंड, हालांकि उसके गाइडलाइंस भी होते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज कुछ अपवाद को यदि आप छोड़ दें तो मोटे तौर पर यह ठेकेदारी का एक माध्यम हो गया है कि जहां एमपीज अपने चहेते लोगों को ये ठेकेदारी के माध्यम से बांटते हैं। अब उसमें कितने स्तर का भ्रष्टाचार है उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें हैं। तो 25 करोड़ रुपया खर्च करने का उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अधिकार है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा जो आरपी एक्ट है उसमें प्रावधान के अनुसार अगर आप किसी लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं तो वहाँ उस लोकसभा क्षेत्र का वोटर होना अनिवार्य नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति पटना में है तो वो जाके जमुई से चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति छपरा का है वो बक्सर से चुनाव लड़ सकता है। अब इसके नाते ये बात अलग है, आगे हम चर्चा करेंगे कि उसका क्या दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव हुआ है। तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पहला तो ये हुआ कि उनको 5 करोड़ का फंड। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको हम लोग दिशा बोलते हैं, तो एमपीस उसके अध्यक्ष भी होते हैं, या अगर उस जिले में ज़्यादा हो तो और कोई मिनिस्टर हो तो वो अध्यक्ष होते हैं और वो मेंबर होते हैं। उस नाते जिसमें डीएम्स और सब जिले स्तर के सभी अधिकारी, भारत सरकार के उस जिले या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़ने वाले सभी अधिकारियों का एक कोऑर्डिनेशन का बैठक होता है जिसको वो चेयर करते हैं। तो एक वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव आप इमेजिन कर लीजिए कि उस मीटिंग में राज्य सरकार और भारत सरकार के उस टेरिटरी में पड़ने वाले सभी अधिकारियों की मॉनिटरिंग होती है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विच इज़ वेस्टेड इन द एमपीज। तो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकार है। अब ये बात अलग है कि वो
उनको कितना उसका प्रूडेंस है, उसमें कितना कॉम्पिटेंस है और कितने ढंग से वो मीटिंग कर पाते हैं, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं या एग्जीक्यूट करा पाते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये है। इसके अतिरिक्त उनको कई एक डिस्क्रिशनरी चीज़ें मिली हुई है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में उनके अनुशंसा पर नामांकन हो जाना। हालांकि अब तो वो खत्म हो गया, एलपीजी सिलेंडर वगैरह, पहले टेलीफोन के कनेक्शंस मिलते थे उनके अनुशंसा पर, तो वो सारी चीज़ें अब उदारीकरण के दौर में उसका कोई मतलब नहीं रहा। टेलीफोन तो अब यूं ही मिल जाता है, सिम यूं ही मिल जाता है, लेकिन उनके कई एक डिस्क्रिशनरी कोटा है, तो ये एक अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह जो लोकल बॉडीज़ है, अर्बन और लोकल बॉडीज़ है, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद, उसके पदेन सदस्य भी होते हैं। तो एक तरह से इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, उसमें भी प्रत्यक्ष भागीदारी, ऑफ कोर्स उसमें वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है, लेकिन इनका जो प्रेजेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप यूँ समझिए कि अगर किसी ब्लॉक में प्रमुख और बीडीओ की मीटिंग में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी या उस जिले का एमपी बैठ जाए, तो आप सोच लीजिए, कहने को एमपी अध्यक्षता कहने को तो मुखिया जी या फिर प्रमुख साहब अध्यक्षता करेंगे, लेकिन आपको लगता है क्या कि एमपी की उपस्थिति में प्रमुख साहब कितनी अध्यक्षता कर लेंगे? तो ये एक बहुत वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो एक्सरसाइज करता है। तो ये मुख्य रूप से मैंने बताया लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पावर और अधिकार होता है एमपीज़ का। विभिन्न मंत्रालयों के जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ बनते हैं, उसमें ये मेंबर्स होते हैं। कोल कंसल्टेटिव कमेटी, डिफेंस का कोई कंसल्टेटिव कमेटी है, नेचुरल गैसेस की कोई मिनिस्ट्री है, रोड की कोई मिनिस्ट्री है, नागरिक विमानन सिविल एविएशन की कोई कंसल्टेटिव कमेटी, उसमें वो मेंबर्स होते हैं। और वो मेंबर्स, वो जो कमेटी होती है, इस कमेटी को बहुत वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। उस नाते एमपीज़ का जो प्रेजेंस है और एमपीज़ का जो एक दखल है, उसका जो एक पावर है, वह भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों में फेल्ट किया जाता है और इस कारण उनको बहुत प्रिविलेजेज है। वायुयान की यात्रा, रेल की यात्रा ऑलमोस्ट फ्री है, मेडिकल की सुविधाएं अनलिमिटेड, उनकी बीमारी पर, उनके परिवार की बीमारी पर होने वाले खर्चे, चूँकि ऑल इंडिया सर्विसेज में इसका प्रोविज़न है, तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को मिलता है उनको भी है। और इसके अलावा जब आप नहीं रहेंगे एमपीज़, तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पेंशन के रूप में मिलता है और बहुत सारे प्रिविलेजेस आप एक्स एमपीज़ के नाते भी आप इंजॉय करते हैं। तो ये मोटे तौर पर मैंने बताया कि एमपीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और उनके कॉम्पिटेंस क्या है। अब तीसरा और अंतिम मुद्दे पर हम लोग आते हैं कि हम लोग जो एमपीज़ को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो क्या पैरामीटर्स रखना चाहिए और क्या एब्रेशंस हो रहा है। देखिए, सबसे पहला तो एब्रेशन ये हो रहा है कि चूँकि मैंने भी बताया कि न तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन है और न ही आरपी एक्ट में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक हो, 25 साल हो, वो सारे चीज़ दिए हुए हैं। अब इसका परिणाम ये होता है कि जब कोई व्यक्ति एमपी बन जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया से और उस एरिया का नहीं होता है, उसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है फील्ड में काम करने का, तो वो अगर बहुत सीरियस भी वो हो तो 1-2 साल तो उसको समझने में ही लग जाएगा। और अमूमन ऐसा होता नहीं है, फील्ड में उसकी उपस्थिति बहुत कम रहती है। और मैंने बताया, इतने पावर्स, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने प्रिविलेजेस उनको मिल जाते हैं कि वो तो दिल्ली के चकाचौंध में आदमी खो जाता है। लोग बोलता है कि जैसे ही हवाई अड्डा से, पहले तो ट्रेन का था, तो हम लोग सुनते थे कि जैसे कोई नया एमपी, खास करके थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से कम पढ़ा लिखा आदमी एमपी बनता था, जैसे दिल्ली स्टेशन में उतरता था, वो दिल्ली में जो एक समूह, एक दलालों का, टॉट्स का एक गिरोह होता था, फट से पकड़ लेता था और एमपी साहब के जितने वीकनेसेज है वो आइडेंटिफाई हो जाते थे और वो सारी चीज़ मुहैया कराने के लिए वो तत्पर होता था। और परिणाम इसका ये होता था कि वो एमपी साहब बेचारे उस चक्कर में फंस गए। मैं एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात बताऊँ, ये परसेप्शन लोगों में है।
और अभी भी अगर आप चुन के गए हैं तो आपको इतने इतने पैम्पर किए जाएंगे कि आपको तो फील्ड में आने का, वो दर्द सहने का, धूप सहने का, पसीना धूल खाने का आपको मन ही नहीं करेगा। तो पहला समस्या तो ये है कि चूंकि कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, इसलिए जब वो एमपी बनता है तो उसके अपने क्षेत्र के टेरिटरी, उसके अपने क्षेत्र के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इश्यूज, क्या समस्याएं हैं, उसके क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसकी समझ नहीं रहती। इसका दूसरा दुष्परिणाम ये हुआ है कि चूंकि वो कहीं से लड़ सकता है, और जो जिस बात पर मैं इशारा करने जा रहा हूं कि अब चूंकि एमपी का चुनाव, जो कि एमपी के व्यक्तित्व, उस कैंडिडेट के व्यक्तित्व, उसके एक्सपीरियंस, उसके नॉलेज, उसके क्वालिफिकेशन, उसके कॉम्पिटेंस, उसके कैरेक्टर, उसके ट्रैक रिकॉर्ड पर होना चाहिए था, वो अब इसलिए नहीं होता है कि अब तो एमपी के चुनाव मात्र एक ऐसा इलेक्शन का प्रोसेस हो गया जिसमें हमको लगता है कि शायद हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। आप फील्ड में जाइए ना, आप आम कई लोगों से हम लोगों ने बात किया कि इस बार, जैसे मैंने एक बताया कि फील्ड में हम लोग घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस बार कोई एक एग्जाम्पल किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले लिया, मान लीजिए गया को ले लिया, जहानाबाद को ले लिया, जमुई को ले लिया, पूछे भाई यहाँ से कौन जीत रहा है, तो बोलेगा वो यहाँ से तो मोदी जी जीत रहे हैं, या यहाँ से राहुल गांधी जीत रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कई एक बार तो वहाँ के उस कैंडिडेट को पहचानता ही नहीं है। तो अब जो ये ट्रेंड हो गया कि एमपी के चुनाव प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पर लड़े जाते हैं, इसका एब्रेशन और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि किसी आदमी को खड़ा कर दीजिए, जितना तो उसको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के नाम पर ही है ना। तो जब ऐसा होने लगा तो इस दौड़ में और इस रेस में कौन जीतेगा, जिसके पास अथाह धनराशि है। इसलिए जब आरोप लगते हैं कि साहब पैसे लेके टिकट बेचे जा रहे हैं, तो उसमें दम होता है। और कदाचित यह ट्रेंड इसलिए हुआ क्योंकि उस जो पार्टी उसको टिकट पैसा लेके दे रहा है और जो टिकट ले रहा है उसको भी पता है कि अरे भाई जितना तो हमको प्रधानमंत्री के चेहरे पर है, जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होगा जिस पार्टी का। इसलिए उस व्यक्ति का अपना कौशल, उस व्यक्ति का अपना कॉम्पिटेंस, उस व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, ट्रैक रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता। मैं किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, कई एक एरिया को उठा के देख लीजिए ना, कहाँ का कैंडिडेट है तो पब्लिक को पता ही नहीं कि कहाँ का कैंडिडेट है। कोई एक जगह कई बार तो मतलब आप उस जिले में कभी वो गया भी नहीं है। मूल रूप से अब मैं बताना ये चाहता हूं कि जनता को एक एमपी में क्या देखना चाहिए, एक कैंडिडेट चुनते समय क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए। मेरे समझ से ठीक है, ये बात अलग है कि आप राष्ट्रीय सरकार बना रहे हैं, यही एमपी वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनेगा, देश का सरकार बनेगा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि आंख बंद करके हम वोट इस आधार पर करें कि प्रधानमंत्री कौन बने। और अगर ऐसा करना ही है तो फिर संविधान बदलिए। तो यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फिर क्यों रखें हम? क्यों नहीं हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सोचें? मुझको स्मरण है, संभवतः अगर मुझको ठीक से याद है तो 96-97 वगैरह में एक डिबेट चलना शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस होना शुरू हो गया कि साहब इस देश में क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहिए। इस पर चर्चा होने लगी कि साहब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। हालांकि बाद में वो इशू बिल्कुल सबसाइड हो गया। लेकिन समझना ये है कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो यहाँ पर एमपीज़ का चुनाव उस कैंडिडेट पर होना चाहिए। मेरी समझ से आम जनता को एमपी चुनने के संबंध में 5 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहला, जो व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा हुआ है उसका क्वालिफिकेशन क्या है। मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं, बिल पर बहस होते हैं, बजट पर बहस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होते हैं, आर्थिक मुद्दों पर बहस होते हैं, पॉलिसीज़ बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कई लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उसके जिसको हम लोग बोलते हैं उसके माथे के ऊपर से चला गया, तो माथे के ऊपर से चला गया। और यह अजीब विडम्बना है। आप जब पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ रहा था इलेक्शन से रिलेटेड कानून को, चूँकि मैं एक जिलों में भी रहा, रिटर्निंग अफसर भी रहा, इलेक्शन का ऑब्जर्वर भी रहा। बड़ा मज़ेदार एक लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट अनपढ़ है
तो वो एफिडेविट या उन सारी चीज़ों पर साइन कैसे करेगा? तो इलेक्शन लॉज में लिखा हुआ है कि वो कुछ भी हाथ से लिख देगा या लाइन भी खींच देगा तो जो ऑफिशियल्स उसके लिए ऑथराइज है, जो सामने बैठा रहेगा, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने साइन कर दिया। आप सोच करके देखिए क्या विडंबना है कि एक व्यक्ति जिसको हम एमपी बना रहे हैं, और अगर वो अनपढ़ है और कलम से कुछ भी खींच दिया और ये मान लिया जाएगा कि उसने सिग्नेचर कर दिया, ये लिखा हुआ है इलेक्शन लॉज में। ये अजीब विडंबना है। तो पहली बात तो ये ध्यान देनी चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्वालिफाइड है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो आप लाख भाषण दे दीजिए, लाख जस्टिफिकेशन दे दीजिए, संसद में जाकर वो कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन अपने लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए, फाइनेंशियल फंक्शंस के लिए तो नहीं ही कर पाएगा, यह तय है। दूसरी चीज, क्या वो व्यक्ति संवेदनशील है स्थानीय मुद्दों, राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में उसकी कुछ समझ है? मालूम हुआ अचानक एक कहीं से व्यापारी को उठा के ले आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यापार खराब चीज, आप उसको नहीं, उस दृष्टिकोण से इसको नहीं समझिए। अचानक किसी थर्ड फील्ड से उठ करके व्यक्ति आया जिसमें इन चीजों की संवेदनशीलता भी नहीं है, और आप इमोशंस में आके किसी इमोशनल आउटबर्स्ट या बहकावे में ही आकर के आप उसको वोट दे देते हैं। उसकी राजनीतिक समझ, संवेदनशीलता, स्थानीय मुद्दों के बारे में, राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में उसकी समझ क्या है, उसकी राय क्या है? आप देखिए ना, यूएस में अगर चुनाव होता है तो बिल्कुल पब्लिक में डिबेट होता है। हालांकि कुछ प्राइवेट चैनल्स ने शुरू किया उस तरह का, लेकिन वो भी अब गाली गलौज और आरोप प्रत्यारोप से इतर ही हो गया। चूँकि मीडिया, गोदी मीडिया का तो हाल ये है कि वो प्री कंसीव्ड नोशन से आता है, पहले से डिसाइडेड रहता है, पेड न्यूज़ रहते हैं कि भाई हमको थोड़ा एज देना है, वो हमको थोड़ा एज देना, उसको थोड़ा नीचे दिखाना है, तो उसका भी बेकार हो गया। लेकिन अगर ये एक हेल्दी डिबेट हो और जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है किसी पब्लिक प्लेस में, उससे एक हेल्दी डिबेट हो और पब्लिक यह समझ पाए कि इस व्यक्ति को यहाँ के इश्यूज़ के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ के डेमोग्राफी के बारे में, यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में, राष्ट्रीय मुद्दों पर इसकी क्या समझ है। तो दूसरा चीज़ ये हुआ। तीसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो एक बहुत ही, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एक दुखद पहलू है। आपको थोड़ा स्वार्थी होना होगा अपने एमपीज या इवन एमएलएज को चुनने में। आप क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके दे रहे हैं, या सिर्फ एकमात्र कास्ट कंसिडरेशन है आपका? क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है बिहार या इस देश का भी, एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। और बड़ा मज़ेदार बात है, इसी मोड़ पर हम आपको ये बताते चलें कि इसका परिणाम ये हुआ है कि कुछ नेता वोट बैंक का ठेकेदार हो गया और कहते फिरते रहता कि मेरे पास तो 5% का वोट है। अब वो है या नहीं वो बात की चीज़ है, लेकिन अगर वो 5% वोट का ठेकेदार क्लेम करता है तो उस 5% को ही वो बेवकूफ़ बना करके खुद लड़ा, बहनोई जीता, कभी भाभी जीती, कभी चचा जीता, कभी भतीजा जीता, और वो अलायंस में भी आ जाता है। राष्ट्रीय पार्टियों को लगता है कि साहब इसका 3% वोट हमको मिल जाएगा। आप देख लीजिए बिहार में कितनी पार्टी ऐसे, कोई कहता है कि साहब हम तो निषाद के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, कोई बोलेगा हम लोग पासवान के लिए लड़ रहे हैं, कोई बोलेगा हम लोग तो अनुसूचित जाति के किसी जाति के लिए लड़ रहे हैं। वो कितना लड़ रहे हैं तो आपको पता ही है, पूरा सिमट करके रह गया है। तो तीसरी चीज याद रखिए, जिस दिन इस राज्य से और इस देश से वोटर का प्रेफरेंस कास्ट से हट जाएगा, उसी दिन हम लोग का भला होगा। तो ये तीसरी चीज। और चौथी और अंतिम चीज ये, एक किताब है और एक थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं विजडम ऑफ क्राउड। अक्सर हम लोग ये भूल कर पाते हैं। विजडम ऑफ क्राउड के पास विजडम होता है, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसलिए वोटर का चौथा और अंतिम
प्रायोरिटी और पैरामीटर एमपीज़ को चुनने में ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति को आप वोट देने जा रहे हैं उसके लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है, किस तरह का कमिटमेंट है। और ये कोई इसमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का युग है, सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आ रहा है। ऐसे लोगों से बचिए। एमपी बनने के बाद मेडिकल कॉलेज खोलने में लगे हुए हैं, दवाई की फैक्ट्री खोलने में लगे हुए हैं, कोई और कंपनी खोलने में लगे हुए हैं। बड़ा मज़ेदार बात है, जब तक हम इन इश्यूज़ पर और प्रलोभन लेकर के वोट देना, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारिएगा। हो सकता है कि कुछ पैसे दे करके कुछ और प्रलोभन दे के वोट ले ले, और अगर आपने उन्हीं प्रलोभनों पर वोट दिया है तो यकीन कीजिए फिर 5 साल आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन पर उसको वोट दिया है। हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें 40 लोकसभा के सीट पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो चूँकि आप उन सभी के एफिडेविट सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स क्या हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे यह जानने और बताने का भी कि उस क्षेत्र के इश्यूज़ क्या हैं। मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य सिर्फ इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वैल्यू ऐड करना है और आम मतदाता को एजुकेट करना है, क्योंकि जब तक आम मतदाता इलेक्शन के इस प्रोसेस में रिलीजियसली, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, ये राजनेता कभी भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। इन्हीं प्रश्नों को मैं आपके आंगन में, आपके आंचल में और आपके प्लेटफॉर्म पर छोड़े हुए जा रहा हूँ। इस पर आपको विवेचना करना है। नमस्कार।